नत्वा सरस्वतीम देवीम से लेकर और स्त्री प्रत्यय में समाप्त होती है ना। शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृतावरद राजेना लघु सिद्धांत कौमुदी, यहाँ तक जो है ना लघु कौमुदी ये पूरी कंठस्थ होनी चाहिए जी। हम कहते हैं कि छात्रों को कितने काम करना चाहिए। एक तो जो पाठ पढ़ाया जाता है उसका चिंतन करना जी। चिंतन अच्छा रहता है, जो समय दे सके। 1 घंटे जो पढ़ा जाएगा 3 घंटे चिंतन करें तो और अच्छा रहेगा, जितना दे सके जी। चिंतन करना पाठ का, जो पढ़ाया जाता है उस पाठ का चिंतन करना जी। और नए सूत्रों को कंठस्थ करना, नए सूत्रों को और पुराने पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करना, पुराने पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करना। ये 3 काम प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। और विद्या की पूर्णता कैसे होती है? पढ़ना चाहिए नियमित, अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। एक दिन जो व्यक्ति पाठ छोड़ता है तो 3 दिन की हानि होती है, 3 दिन के पाठ की। और 3 दिन नहीं पढ़ेगा तो 9 दिन की हानि, 9 दिन नहीं पढ़ेगा तो 1 महीना। इसलिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आ जाओ, आइए। बीमारी आदि हो तो भी पुस्तक का स्पर्श कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा उग्र बीमारी हो तो पाठ कभी छोड़ा नहीं जाता है। और इतना ध्यान रखना। और यदि किसी को सुविधा हो तो स्वाध्यायियों से, सहपाठियों से विचार विमर्श भी करना चाहिए। जो पढ़ा हुआ पाठ है उसका विचार करने से बहुत लाभ है। ऐसा कहते हैं विद्या की पूर्णता के लिए एक पाद विद्या आचार्य से प्राप्त होती है अध्ययन काल में, और द्वितीय पाद प्राप्त होता है अपना चिंतन करने से। तृतीय पाद विद्या का प्राप्त होता है सहपाठियों के साथ विचार करने से। और चतुर्थ पाद प्राप्त होता है वो क्या है कि कालांतर में, जब लगा रहता है ना शास्त्र में, लगातार लगा रहेगा शास्त्र के अभ्यास में, तो कुछ काल बाद जो न्यूनता है वो पूर्ति हो जाती है। हाँ, ये सरस्वती का ऐसा निधि है, ऐसा खजाना है कि जो जितना व्यय किया जाए उतना ही बढ़ता है। सुवर्ण, रजत, सोना, चांदी, रुपए, पैसे जो है इनको यदि व्यय करेंगे तो ये न्यून हो जाएंगे, न्यून होते चले जाएंगे। और सरस्वती का ऐसा है निधि कि जितना इसका व्यय करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाता है। इसलिए खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और अच्छा समय व्यतीत होता है। चलेंगे, आज हमारा पाठ है यहाँ से समः सुटी। समः षष्ठी एक वचनांत, समः षष्ठी एक वचनांत, सुटी सप्तमी एक वचनांत। समः षष्ठी एक वचनांत और सुटी सप्तमी एक वचनांत। इसका अर्थ है सम को रू होता है सुट पर होने पर। सम को पर रू होता है, सम को रू होता है सुट पर होने पर। लिखा आपने? तो देखना, सम को रू होता है सुट पर होने पर। समा सुटी करते सुट पर होने पर, समा करते सम को। रू प्रकरण में आया है सूत्र। चलिए, सम को रूप होता है महाराज। सम को रू, ऐसा रू देखो, है ना। देखिए यहाँ ऐसी संधि है सम और कर्ता, सम कर्ता। सूत्र है संपरिभ्याम करो, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। ये सूत्र है, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे सूत्र है। इसका अर्थ है सम और परि से पर सुट का आगम करता है।
सम से पर क्या करता है ये? सुट का आगम। सुट में टा की संज्ञा और लोप, ऊ की संज्ञा और लोप, तो क्या रहता है? सा। सुट का अनुबंध लोप करने पर सा रहता है। सम है, करता है, सम परिव्याम करो तो भूषणे सूत्र से सुट का आगम होगा। किसका आगम होगा? सुट का आगम। और अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा? सा। तो हो जाएगा सम स कर्ता। समझ में आई बात? सम परिव्याम करो तो भूषणे सूत्र से सुट का आगम होने पर क्या हो गया? सम से कर्ता। ठीक है ना? समा सुटी सूत्र कहता है सुट पर होने पर। हाँ, ये सूत्र एक बार फिर से बताएंगे, जो दूसरा सूत्र बोर्ड पे लिखा है वो। हाँ, सम परिव्याम करो तो भूषणे। यदि बोर्ड दिखाई ना दे तो आप बोलेंगे तो हम पूरा सूत्र उच्चारण करेंगे। सम परिव्याम करो, बोर्ड कहीं पे रहे। सम परिव्याम करो तो भूषणे सूत्र है। इसका अर्थ है सम और परि से पर, सम उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। सम और परि उपसर्ग से पर क्री धातु को सुट का आगम होता है। सम और परि उपसर्ग से पर क्री धातु को उसका सुट का आगम होता है। तो ये क्री धातु से कर्ता बना है। क्री धातु से क्या बना है? आप इतना ध्यान देंगे कि यहाँ सम से पर करता है ना, तो सम से पर को सुट का आगम हुआ। सम से पर को सुट का आगम। सुट में अनुबंध लोप करने पर सा रहता है। तो टिथ है ना, टिथ होने के कारण क्या हुआ कि इसके का के आदि में आ गया, सम से कर्ता हो गया। इसका अर्थ लिखना चाहते हैं एक बार। किसका? ये सम परिव्याम करो। इसका अर्थ सम और परि से पर क्री धातु को सुट का आगम होता है अलंकार अर्थ में। सम और परि से पर, ये अलंकार अर्थ में युक्त है। भूषणे, परिश्य पर, भूषण अर्थ में, अलंकार अर्थ में, है ना? सम और सुट। हाँ, सम और परि से पर क्री धातु को सुट का आगम होता है भूषण अर्थ में। हाँ, वो ये आवश्यक नहीं आप लोगों के लिए, इन्होंने पूछा तो बता दिया। सम और परि से पर क्री धातु को सुट का आगम होता है भूषण अर्थ में। आप इतना ही ध्यान देंगे कि सम से पर करता है, यहाँ सुट का आगम होने से सम इस करता हो गया। सुट का आगम होने से क्या हो गया? सम से करता। इतना आपको ध्यान देना है। अब सूत्र लगेगा आपका कौन सा? समः सुटी। समा में षष्ठी एक वचन बताया है ना, षष्ठी विभक्ति है। तो समः सुटी सूत्र कहता है सम को रू होता है सुट पर होने पर। सम को रू होता है सुट पर होने पर, सुट पर होने पर। ठीक है ना? तो अब सम को रू कह रहा है, पूरे सम को रू कह रहा है ना, तो समा में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए अलो अंतस लगेगा। अलो अंतस की सहायता से क्या होगा? सम के मकार को रू होगा। सम के मकार को, तो अलो अंतस की सहायता से क्या होगा? सम के मकार को रू होगा। ठीक है? तो यदि कोई अर्थ ऐसा लिखना चाहे समासुटी का कि सम के मकार को रू होता है, तो समझ लेना अलो अंतस की सहायता से हो गया है। अलो अंतस की सहायता से समासुटी सूत्र द्वारा क्या होगा? सम के मकार को रू होगा। आप रू को देखेंगे, ये रू है ना, रू में क्या है? यहाँ पर रा और ऊ, रा और ऊ होता है ना। ऊ को, ऊ क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक कैसे जानेंगे? प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पढ़नी है? तो ये ऊ अनुनासिक है, इसलिए इसकी उपदेशज अनुनासिक से इत संज्ञा होगी। किससे होगी? उपदेशज अनुनासिक से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा। तो क्या शेष रहेगा? रू में रा। ठीक है ना? रू में रा रहेगा तो क्या हो जाएगा? सा रा से करता। ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ? मकार को रू हो गया, रू का अनुबंध लोप करने पर रा रहेगा, है ना? इसको रू ही कहा जाएगा। इसको मतलब क्या? परिष्कार कर दिया। हाँ। देखिए अब सूत्र है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र इति अव्ययपदम्, है ना?
अत्र अव्यय पद है, अनुनासिकः प्रथमा एक वचनांत है, पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांत है, तू अव्यय पद है, वह भी अव्यय पद है। अत्र अव्यय पद है, अनुनासिका प्रथमा एक वचनांत है, पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांत है, तू अव्यय पद है और वह भी अव्यय पद है। बोलो जी कितने पद हैं सूत्र में? 5 अव्यय पद कितने हैं इसमें? 5 2 अव्यय पद 3 तीन है। हाँ हाँ, अच्छा, तो देखिए इसका अर्थ है इस रूप प्रकरण में, इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व अच को, रू से पूर्व अच को अनुनासिक होता है विकल्प से। रू से पूर्व वर्ण को कर लो, रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है विकल्प से। इस रू प्रकरण में से पूर्व 8 को ना गुरुजी, वर्ण कर लो, बात एक ही है। इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को, आचार्य फिर से एक बार बोलिए कृपया। इस रू प्रकरण में रू से पूर्व अच को, रू से पूर्व अच को अनुनासिक होता है विकल्प से। इस रू प्रकरण में रू से पूर्व अच को अनुनासिक होता है विकल्प से। अब देखना, लिखा आपने, अब मिला ये सूत्र में अत्रानुनासिका पूर्वस्तु हुआ। इस सूत्र में अत्र है, तो अत्र का मतलब, अत्र लिखा ना वृत्ति में, अत्र का अर्थ है रू प्रकरणे। अत्र का क्या अर्थ है? रू प्रकरणे। जब रू का प्रकरण है ना, तो पूर्वस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? रोह पूर्वस्य। पूर्वस्य का क्या अर्थ होगा? पूर्वस्य तो किससे पूर्व? रू से पूर्व है ना जी। रू से पूर्व कोई वर्ण होगा, और अनुनासिका है ना इसका, तो अनुनासिक होता है और वह का अर्थ है विकल्प से होता है ना अनुनासिक। अब देखो वह सूत्र में ही कह दिया है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो अपना वही प्रयोग चल रहा है ना, प्रयोग सिद्धि, तो रू प्रकरण है ना। अब यहाँ पर रू प्रकरण, इसको रू कहेंगे ना। रू से पूर्व वर्ण कौन है बोलो? सकार उत्तरवर्ती आकार। हाँ, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण कौन है? सकार उत्तरवर्ती आकार। तो रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जा, अनुनासिक ऐसा होता है ना, पूर्व वर्ण आकार है ना, ये अनुनासिक हो जाएगा। ध्यान देंगे कि अनुनासिक हुआ है विकल्प से, ठीक है, अनुनासिक हुआ है। तो जब अनुनासिक नहीं होगा तब यह रहेगा ना, सर सकर्ता, ठीक है। यहाँ कर दो, एक मिनट। तो विकल्प से अनुनासिक हो गया ना। जब अनुनासिक नहीं होगा तो फिर यही रहेगा ना यहाँ पर। अब सूत्र देखना, अनुनासिकात परोनुस्वारः, अनुनासिकात परोनुस्वारः, अनुनासिकात पंचमी एक वचनांत, परः प्रथमा एक वचनांत और अनुस्वारः प्रथमा एक वचनांत। अनुनासिकात पंचमी एक वचनांत, परः प्रथमा एक वचनांत, अनुस्वारः प्रथमा एक वचनांत। इसका अर्थ लिखो, अनुनासिक को छोड़कर या अनुनासिक पक्ष को छोड़कर, ऐसा लिख लो, अनुनासिक पक्ष को छोड़कर। अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण से, रू से पूर्व वर्ण से पर, रू से पूर्व वर्ण से पर अनुस्वार का आगम होता है। रू से पूर्व वर्ण से पर क्या होता है? अनुस्वार का आगम होता है। रू से पूर्व वर्ण को क्या होता है? आगम। हाँ, आगम होता है, ठीक है।
अर्थ क्या होगा? अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण से पर अनुस्वार का आगम होता है। देखेंगे आप यहाँ आपने क्या किया है, अनुनासिक किया है ना, विकल्प से हुआ है तो एक पक्ष में अनुनासिक होगा और एक पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा। हाँ, तो जब अनुनासिक नहीं हुआ तब यही स्थिति रहेगी। तो अब सूत्र घटाइए, यह कहता है अनुनासिक पक्ष को छोड़कर, इसको छोड़ दो तो ये बचा ना, तो अनुनासिक पक्ष को छोड़कर क्या होगा कि रू है ना ये, तो ये कहता है रू से पूर्व क्या है? सकार उत्तरवर्ती आकार। रू से पूर्व वर्ण कौन है? सकार उत्तरवर्ती आकार। तो इससे आकार से पर अनुस्वार का आगम होता है, अनुस्वार का। तो रू से मतलब रू प्रकरण में रू से पूर्व कौन है? सकार उत्तरवर्ती आकार। अब इस आकार से पर अनुस्वार का आगम होगा, इससे पर क्या होगा? अनुस्वार का आगम होगा। तो रा और आगे बीच में आएगा। तो देखिए रू प्रकरण में रू से पूर्व आकार है ना, आकार से पर अनुस्वार का आगम ऐसा हो जाएगा। श्रद्धेश जी कुछ कहना है? इसका उदाहरण संसार बोल सकते हैं क्या? संसार में जो है ना, वहां देखना संसार की स्थिति ये है, समसारा है ना, यहाँ मौन स्वारा से अनुस्वार हुआ है, आगम नहीं हुआ है। वहाँ सम उपसर्ग है ना जी, संसारा में सम उपसर्ग के मकार को मौन स्वारा से अनुस्वार हुआ है। संसारा, संसरती, संसरण यहाँ पर। और यहाँ क्या है कि आगम हुआ है, यहाँ माँ नहीं है, यहाँ तो आप रू कर चुके हैं, है ना, यहाँ माँ नहीं है, यहाँ रू कर चुके हैं। आगे बढ़ जाओ। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, माँ नहीं है, रू कर चुके हैं। तो रू से पूर्व वर्ण है आपका सकार उत्तरवर्ती आकार, उस आकार से पर अनुस्वार का आगम हुआ है। ये आगम मित्रवत होता है तो आकार के बाद बैठ जाएगा, आकार के बाद और इसका स्वभाव है ऊपर चढ़कर बैठेगा। लिखने की जो रीति है ना, लिखने की लिपि में ऊपर जाता है। देवनागरी लिपि में ऐसा होता है, दूसरी लिपियों में क्या हो हम नहीं जानते हैं कहाँ बैठेगा अनुस्वार, है ना। तो समझने के लिए ये नहीं दिखाई दे रहे जी, ये अनुस्वार कहाँ बैठेगा? रेफ के ऊपर बैठेगा ना? नहीं, ये आकार के ऊपर बैठेगा। सकार उत्तरवर्ती आकार के ऊपर बैठेगा। ये क्या कहते हैं, रू प्रकरण में रू से पूर्व अच कौन है? सकार उत्तरवर्ती आकार, आकार से पर जाएगा, आकार से पर। तो आकार से पर जाएगा मतलब आकार से पर और रू से पूर्व, आकार से पर और रू से पूर्व। तो वहाँ ये सूत्र से तो किया ना हम लोगों ने, सकार उत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक। नहीं, देखना अंतर, देखना ये क्या था, अनुनासिक जो है ना आदेश कर दिया है इसने। देखिए सा है ना, सा में आ है, तो अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा से आ को अनुनासिक हुआ है, मतलब ये आ को अनुनासिक आ आदेश हो गया है, समझ गए जी। आ को अनुनासिक हुआ है मतलब आ को अनुनासिक आ आदेश हो गया है, ये है। और यहाँ पर क्या है, ये आदेश नहीं है, आगम है। ये आदेश है, आ है ना, आ को अनुनासिक हुआ मतलब आ को अनुनासिक आ आदेश हुआ, आ को अनुनासिक आ आदेश, हाँ आ को अनुनासिक हुआ है मतलब आ को अनुनासिक आ आदेश हुआ है। ये उसको हटाकर हो गया अनुनासिक आ। और ये क्या है, मित्रवत होता है। तो ये कहते हैं रू प्रकरण में रू से पूर्व अच से पर नहीं, रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण से पर। रू से पूर्व वर्ण कौन है? आकार। इससे पर मतलब आकार से पर और आकार से पहले, आकार से पर और आकार से पहले क्या होगा? अनुस्वार। तो उसकी लिखने की जो रीति है वो ऊपर ही लिखा जाएगा ना जी। ये क्रम बोलिए यहाँ वर्णों का, सकार आकार अनुस्वार। क्या कहेंगे? सकार आकार अनुस्वार। सकार आकार अनुस्वार, यही है ना जी। सकार आकार अनुस्वार। अब अनुनासिक की जगह आप अनुनासिक जहाँ हुआ है वहां क्रम देखना, यहाँ क्या है, सकार अनुनासिक आकार बोलना पड़ेगा। क्या?
सकार कार अनुनासिक आकार। या आकार को छोड़कर अनुनासिक नहीं कह सकते हैं आप। नहीं आकार को छोड़कर कि ये जो अच है ना, ये अनुनासिक भी है और अनुनासिक भी है, तो यहाँ पर अनुनासिक का है। यहाँ ये नहीं कहेंगे आकार और अनुनासिक, अनुनासिक अलग से कुछ नहीं है, है ना। हाँ, बस ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये आकार से पर और रकार से पूर्व आया है, तो क्या हो जाएगा, संस्कृता। समझ गए, ये आगम हुआ है। हाँ, पूर्व अनुस्वार का आगम, पूर्व से पर को अनुस्वार का आगम होता है। तो ये स्थिति है ना, संवेश करता। अब देखिए, तो अभी सूत्र आ रहा है खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, सूत्र देखो, सूत्र जब उच्चारण करें, कंठस्थ करें, जैसे लिखे हैं वैसे ही कंठस्थ करना चाहिए। समझाने के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की मान्यता वेदों की समान है। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, वेद वाक्य जैसे हैं उनको वैसा ही पढ़ा जाता है। तो कंठस्थ करो, जैसा लिखा है वैसे ही। समझने के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। तो खरवसानयोः विसर्जनीय है ना, अलग अलग। खरवसानयोः जब बोलेंगे ना, क्या खरवसानयोः, रेप को विसर्ग होता है। रेप को क्या होता है, विसर्ग। और यदि बाद में कोई आपका हलवर्ण पर्ण है, हस तो ऊपर चला जाता है। अभी बताएंगे क्या क्या परे होने पर ऊपर चला जाता है, हस परे होने पर। चलिए बताएंगे आपको। अब देखना, ये क्या है अपनी स्थिति। इसका अर्थ है खरी अवसाने चा पदांतस्य रेफस्य विसर्गः, खर और अवसान पर होने पर। लिखो, खर और अवसान पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। खर और अवसान पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। तो अब पर होने पर, अवसान पर होने पर, जी, खर और अवसान पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। विसर्ग होता है। तो खर और अवसान पर होने पर यह स्थिति है ना। खर प्रत्यार बोलो, अब देखना, तो खर प्रत्यार में सा आएगा, खा फा छा ठा था छा टा ता का पा शा आएगा ना। तो खर पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। पदांत ध्यान देना, जो प्रादि है ना वो भी पद है, प्रादि भी क्या है, तो ये आपका सम एक पद है, सम एक पद है, तो उसके स्थान पर ये संज्ञा हुआ, ये भी एक पद है। तो पदांत, पद के अंत में क्या हुआ यहाँ, संज्ञा। सम एक पद है, हमने बताया सम प्रादि में आता है, उपसर्ग है, प्रादि एक पद है, तो उसके स्थान में संज्ञा हुआ, यह भी एक पद है। तो इस पद के अंत में क्या है, रकार है ना, तो पदांत रकार हो गया ना। रेप का मतलब रकार है ना। तो अब क्या है कि पदांत रेप समझ गए। तो पदांत रेप को विसर्ग होता है खर पर होने पर, खर समझ में आया, और अवसान पर होने पर। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। इसका आएगा आपका, आगे आएगा तो बताएंगे। अवसान संज्ञा होती है विरामो अवसानम सूत्र से। उसका अर्थ है कि वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, वर्णों के अभाव की। जैसे देखना, अभाव की अवसान संज्ञा। हाँ, वर्णों के अभाव की, जैसे राम से सु विभक्ति आती है, तो राम, जैसे देखना राम रा है, राम और रा के बाद में कुछ है, रा के बाद कोई वर्ण है, क्या है, वर्णों का अभाव है। रा के बाद वर्ण है या वर्णों का अभाव है, तो वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा, वर्णों का अभाव है। हाँ, तो अवसान, वर्णों का अभाव मतलब अवसान, अवसान पर है यहाँ पे। अब यहाँ आएंगे, अवसान आपको आएगा अजन पुल्लिंग सूत्र में आएगा, अजन पुल्लिंग प्रकरण में आएगा, विरामो अवसानम सूत्र आएगा, वहाँ अवसान बताया जाएगा। आप खर को समझ लेना,
खर पर में क्या ऐसा, खर पर में ऐसा, तो पदांत रेप को क्या हो जाएगा, विसर्ग। दोनों स्थलों में रेप को क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। रेप को हो जाएगा विसर्ग। ऐसा है। इसको समझने के लिए एक दो सूत्रों को और देख सकते हैं, आगे के सूत्रों को अच्छी तरह जब समझना है। हमारे पाठ में ये नहीं सोचना कि पाठ धीमे चलता है, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, तीव्र पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना, तो हमें तीव्र पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाएंगे तो लड़कों का तैयार भी नहीं होगा। अब देखना, विसर्जनीय सह, आगे देखिए एक सूत्र है, विसर्जनीय सह। इसका वार्तिक रह गया है। मिला आपको? इसका वार्तिक बाकी है। रुक कभी, मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए मैं दो सूत्र और पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, वार्तिक बाद में पढ़ाएंगे। जी जी जी। खरवसानी और विसर्जनीय देखा है आपने जी। इसके आगे सूत्र है पुमाक है यमपरे, मिला? हाँ। उसके आगे नश्य विप्रसान, उसके आगे विसर्जनीय सा है। इसको संक्षेप में देख लो। इस विसर्जनीय का अर्थ है विसर्गस्य। विसर्जनीय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है खर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार होता है। क्या? खर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार। अब देखना अर्थ आया समझ में? खर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार होता है। तो सकर्ता का सा खर प्रत्यार में आएगा? जी आएगा जी। कौन? ये सा सकर्ता जी। खाफा छाटा था, चाटा था, काफा शा शा। तो खर पर है ना, तो खर पर होने पर विसर्ग को क्या होता है? सकार आदेश। सकारादेश। एक मिनट एक हट, रुक जाओ। यहाँ विसर्ग ठीक है, विसर्ग तो हो गया ना। तो ये सूत्र कहता है खर पर होने पर विसर्ग को क्या होता है? सा। तो यहाँ पर विसर्जनीय सा सूत्र से विसर्ग को सा प्राप्त है। क्या? विसर्जनीय सा सूत्र से विसर्ग को सा प्राप्त। समझ में आया? अब देखना, आप आगे चलेंगे, विसर्ग संधि में चलिए। विसर्ग संधि में दूसरा सूत्र क्या है? वासरी। क्या है आपका? है ना? इसका अर्थ है शरीर। भी लिखिए नहीं, समझ लो, लिखाएंगे वही। सर विसर्गस विसर्गो वा, शर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विकल्प से होता है। क्या? शर पर होने पर विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से होता है। शर के स्थान में श आएगा? आएगा? हाँ। शर प्रत्यार में स आएगा? जी। तो शर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। विसर्जनीय सा से विसर्ग को सा प्राप्त था। पर वासर सूत्र कहता है क्या कि शर पर होने पर विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग ही रहता है। तो इस सूत्र से क्या होगा? एक बार विसर्ग रहेगा और जब विसर्ग नहीं होगा तब विसर्जनीय सा से सा होगा। तो आप इतना संक्षेप में ध्यान देंगे कि यहाँ विसर्जनीय सा से विसर्ग को सा प्राप्त है। इसके बाद वासरी सूत्र के द्वारा विकल्प से विसर्ग को विसर्ग प्राप्त है। समझ गए? विसर्जनीय सा का बात करके क्या प्राप्त है? वासरी। और वासरी का बात करने के लिए वार्तिक आया संपुंका नाम सो वक्तव्य। संपुका नाम सो वक्तव्य। संपुंका नाम सो वक्तव्य है ना? तो संपुंका नाम सो वक्तव्य है ना। संपुंका नाम षष्ठी बहुवचनांत है और सह प्रथमा एक वचनांत है और वक्तव्य प्रथमा एक वचनांत है। यह वार्तिक है। कोष्ठक के अंदर जो होता है वह क्या होता है? वार्तिक। इसका अर्थ है सम। देखिए मैं लिखता हूँ, दिखाई देगा। सम पुम और कान, तीन है ना। सम पुम और कान के विसर्ग को सकार होता है। सम पुम और कान के विसर्ग के स्थान पर सकार कहना चाहिए। सम पुम और कान देखा आपने? जी। सम पुम और कान। जी। हाँ, हम लोगों को हमने पढ़ते थे, गुरुजी हमारे थे, तो जहाँ काना मेटते सूत्र आता था ना, कान मेटते थे लड़कों का, वो मारते थे।
आयु उनकी 100 वर्ष से अधिक थी। अरे बाप रे। हाँ, 100 वर्ष से अधिक आयु थी। आचार्य जी एक बार इसका तो संपूर्ण का नाम सुवक्तव्य। संपूर्ण और कान के विसर्ग को संपूर्ण और कान के विसर्ग के स्थान पर सकार कहना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण और कान के विसर्ग के स्थान पर सकार कहना चाहिए। तो वह सरी सूत्र का भी अबाधक है ना जी। विसर्जनीय सा प्राप्त है, उसका बाधक कौन हुआ? वासरी का भी बाध करने वाला संपूर्ण का नाम सोवक्तव्य, यह वार्तिक है ना। संपूर्ण का नाम सोवक्तव्य। ठीक है, संपूर्ण का नाम ये देखो, संपूर्ण कान, यहाँ देखो जी। संपूर्ण कान, ये नहीं देखे जी। संपूर्ण और कान दिखाई दिया ना जी। संपूर्ण और कान के विसर्ग को सकार कहना चाहिए। विसर्ग को सकार कहना चाहिए अथवा कहिए विसर्ग के स्थान पे सकार कहना चाहिए। अब देखना, तो ये क्या है? संपूर्ण का नाम सोवक्तव्य। जी। ये पर क्या है कि ये सम का विसर्ग है या पुम का या कान का? किसका? ये सम का। पहले सम था ना, जी, सम। उसको रा होकर के विसर्ग हो गया, जी। तो सम का विसर्ग है ना, तो सम के विसर्ग को क्या कहना चाहिए? सा। वासरी विकल्प से विसर्ग कर रहा था, उसको भी बात कर दिया। जी। तो कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर? संपूर्ण का नाम सोवक्तव्य, इस वार्तिक लगा। इस वार्तिक से क्या होगा? विसर्ग को सकार हो जाएगा, तो दो सा हो जाएंगे ना। संस्कर्ता क्या होगा? संस्कर्ता। और यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग को सा, तो संस्कर्ता। दो प्रयोग बनेंगे ना जी। ऐसे दो प्रयोग बनेंगे, है ना। वार्तिक और सूत्र में क्या अंतर होता है? मतलब सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने, वार्तिक बनाए हैं कात्यायन ने। तो ध्यान देना, यदि यह वार्तिक नहीं होता, यदि यह वार्तिक तो क्या होता कि वह सदी से एक बार क्या रहता? विसर्ग, और एक बार विसर्जनीय सा से सा होता। लेकिन विसर्ग वाला रूप देखा नहीं जाता है, प्रामाणिक नहीं है, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा। ध्यान देना, आपने शुद्धिपास्य पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? नहीं, विशाल के पाठ में नहीं बैठे। वो इसका है शुद्धिपास्य, इसमें क्या है? नहीं, अधसंधि में आया ना शुद्धिपास्य। शुद्धिपास्य ना पढ़ा है वो। अधसंधि शुरू में शुद्धिपास्य है ना, जी। वहाँ देखो संयोगांतर सुलोपा से या का लोप प्राप्त है ना। हाँ। यदि या का लोप हो जाएगा तो सही रूप बनेगा, नहीं बनेगा। शुद्ध रूप नहीं बनेगा, यथार्थ रूप नहीं बनेगा। तो फिर क्या किया? वार्तिक बना करके, क्या वार्तिक है? यणा प्रसिद्धो वाच्य। मतलब ऐसा है ना, प्रयोग की सिद्धि के लिए सूत्र बनाए गए हैं। और जहाँ पर क्या है कि कात्यायन ने देखा कि सूत्रों से काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने जो कात्यायन ने लिखा उसको वार्तिक कहते हैं। वो वार्तिक सूत्रों से संबद्ध है। और इसमें कैसे पता लगता है कि उनका कात्यायन जी का, पाणिनि जी का सूत्र? मतलब देखो, आप ऐसा समझेंगे कि जब संख्या पड़ी हुई है ना, 3 अंकों में संख्या दी है ना, 8 3 32, 8 3 2। तो ये जो संख्या दी हुई है ना, तो जो ये संख्या है वो सूत्र संख्या है अष्टाध्यायी ग्रंथ की। और जो कोष्ठक में लिखा हुआ है ये क्या है? आपका वार्तिक है ना। इसके तो 108 होते ना प्रयोग, अच्छा, सिद्धांत में 108 होते ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? संस्कर्ता। ठीक है। अब देखना, सिद्धांत कौमुदी में इसके अष्टोत्तर शत रूपाणी भवन्ति की गेयम। तो सिद्धांत कौमुदी में इसके 108 रूप बना दिया है। अचोराभ्याम जो भी लग जाएगा, अस्य पर रे फकार से पर यह ताको विकल्प से दीप्त हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक वार्तिक है समोवालोपम। समोवालोपम मतलब सम के मकार का विकल्प से लोप होता है। तो जब यह मकार का ही लोप हो जाएगा ना, तो रकार आएगा, तो विसर्ग होगा, सा होगा। तो क्या होगा? सिद्धांत कौमुदी में बताया जाएगा, एक सकार वाला भी रूप बनेगा। एक सकार वाला भी रूप बनेगा। जैसे कि आपका प्रसिद्ध शब्द है संस्कृतम। क्या है आपका? संस्कृतम। यहाँ पर सम और कृतम है, सम और कृतम। तो यहाँ क्या होता है कि ये संस्कृतम एक ही सकार देखा गया है ना। जी।
यदि आप इस रीति को लेकर चलेंगे तो 2 सकार आना चाहिए, हाँ, पर 2 सकार वाला नहीं देखा जाता है ना। नहीं, तो एक वार्तिक से क्या होता है, मकार का लोप हो जाता है तो 2 नहीं दिखाई देते हैं। इस सिद्धांत कुंडी में देखना, संस करता है संस को रोती, ऐसी जगह आएगा सब ये सूत्र भी है ना संस्कार, संस्कृतम सूत्र भी है ना एक। हाँ संस्कृतम सूत्र है, एक सूत्र संस्कृतम भक्षा भी है। हमें तो सूत्र सब आप लोग याद करिए, और हम दोबारा याद करना नहीं चाहते हैं, भूल गया सब। हाँ याद करना चाहे तो कर सकता हूँ 2-4 महीने में, महीने 2 महीने करें ना पूरी लघु में। हमें लघु कैसी याद थी, नत्वा सरस्वती से लेकर सूत्र वृत्ति प्रयोग से ही आखिरी तक याद थी। हाँ कृदंत प्रकरण में थोड़ा वैसा था बीच का, नहीं तो पूरी सुना देता था आंख बंद करके, और लगातार सुनना पड़ेगा जो सुनना चाहे। अब जितनी देर में वो सुनना चाहे। हम तो आश्रम में भोजन करते थे, भोजन करते करते आदि तक आवृत्ति कर जाते थे। अब भोजन में आश्रम, बड़े आश्रम में बहुत समय लगता है, 50 मिनट भी लग जाएगा पंक्ति में। तो हम तो आवृत्ति बस भोजन करते करते आवृत्ति करते रहते थे, आदि कौमुदी की आवृत्ति कर डालता था उसी में जल्दी जल्दी। और उस समय अभी हमें कुछ भी याद नहीं होता, उस समय हमें कभी हलनते मलनते मैंने रटा नहीं है, मैंने देखा है, 1-2 बार देख लिया हो गया बस। देख करके मौ नहीं देखा, मौ नहीं आवृत्ति रोज कर लेता था। जहां तक याद है वहां तक बिना पुस्तक देखे नहीं उपस्थित है, पुस्तक देख करके जहाँ बोला ये आवृत्ति में करता था, आवृत्ति बोल सकता था। तो अभी देखने से ही बस 1-2 बार देखा, हमें याद हो जाता था। और अब हम प्रयास करके भी याद करना मुश्किल है हमको, अब ये स्थिति हमको याद ही नहीं होगा। अब ये याद करना भी नहीं चाहते, आवश्यकता भी नहीं है और होगा भी नहीं, चाहे तो शायद नहीं भी होगा, हो सकता है क्योंकि वो पहले संस्कार है ना, पुनर्जीवित होता है ना वो। एक बार जिंदगी में नहीं एक बार जिंदगी में पढ़ लिया, याद किया तो दोबारा होता है पुनर्जीवित हो। हम बहुत बीमार हो गए थे, 2-3 साल बहुत बीमार रहे, 5, 6, 7 में नींद नहीं आई, बहुत बीमारी हो गई, आंतों का इन्फेक्शन, कई रोग आए। उस समय जो है ना ये सब पूरा याद हो गया था, नींद नहीं आती थी, सब जो भूल गया था वो भी सब अमरकोश वगैरह सब याद होती थी, आवृत्ति चलती थी, सब याद हो गया था उस समय बीमारी में, बिना याद किए। अब हम नहीं चाहते हैं साहब। चलिए हो गया जी। तो क्या रूप बना, संस करता इसका अर्थ है संस्कार करने वाला। क्या अर्थ है, संस्कार करने वाला। हाँ संस्कार करने वाले को कहते हैं। हाँ वैसे संपादक भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है शब्द है। हाँ, संपादक। संपादक का क्या दायित्व है कि अशुद्ध विषय को भी शुद्ध करके करना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ये कर्तव्य है। इसलिए संपादक की योग्यता अधिक ही होनी चाहिए, पर आजकल संपादक कोई कर्तव्य समझते नहीं है जो योग्य है ना। अब देखिए अपना सूत्र एक आ रहा है, पुमा खयम परे, 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 पुमा खयम परे। पुमा षष्ठी एक वचनांत, खई सप्तमी एक वचनांत, खई सप्तमी एक वचनांत, अम्परे सप्तमी एक वचनांत। खई कौन क्या है, देखना खई, खय से सप्तमी एक वचन में खई बनेगा। तो खई वो है क्या, खय प्रत्याहार है ना, खय। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग खाने पीने की चीज समझ कर रहे हैं, जब खई आया ना ये समस्या है यहाँ पर, किसी को खाने का ध्यान आ गया। हाँ कौन सी खई सप्तमी एक वचनांत और अम्परे भी क्या है, सप्तमी एक वचनांत। हमारे गुरुजी थे स्वामी शंकरानंद सरस्वती, उनसे हमने दर्शन शास्त्र पढ़ा, वेदांत धर्मशास्त्र पढ़ा। वो बताया कि जब अचोन त्यारी टी आता था सूत्र, नहीं जब शेषो घिसक सूत्र आता था, तो बोले शेषो घिसक से घी संज्ञा जब आती थी तो बोले हमने जो खाने की घी आ जाती थी, स्वामी जी बताते थे पढ़ते समय, पहले समय तो आते आता है, वो कहते हमको वही घी याद आता था। घी संज्ञा किया तो घी। अब देखिए यहाँ पर तो ये देखना, पुमा षष्ठी एक वचनांत, खई सप्तमी एक वचनांत, अम्परे भी सप्तमी एक वचनांत। इसका अर्थ है अम्पर खय पर होने पर, अम्पर कहो या अम्परक कहिए, अम्परक खय पर होने पर, खय देखा आपने जी, अम्परक खय पर होने पर पुम मांत लिखना,
अम परक खै पर होने पर पुम है ना, अम परक खै पर होने पर पुम के मकार को रू होता है। क्या? अम परक खै पर होने पर पुम के मकार को रू होता है। अम परक खै पर होने पर पुम के मकार को रू होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर पुमः खय्यम परे है ना जी। खय्यम परे में बोलिए कौन संधि हुई है? क्रम पर हाँ, खय्यम परे यहाँ कोई संधि है? अनुनासिक अनुनासिक संधि। ए पुमा खय्यम परे, इस सूत्र में बोलिए खय्यम परे, यहाँ यम परे खय्यम परे बोलो। सवर्ण दीर्घ बोलते हैं, खय्यम परे बोलिए। बहुत आसान है कार्य यहाँ पे। खय्यम परे। हाँ खय्यम परे। हाँ हाँ, यम के बाद यह है। विच्छेद बोलो। अनंत से खई अम परे, खई सूत्र क्या लगा है? खय्यम परे। यहाँ पे इको येण्याची आचार्य। हाँ इको रखी खई हम परे, है ना। और अत्रानुनासिका, यहाँ सूत्र बोलो, यहाँ बोलो। सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ, अतः सवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ अत्र है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये चले संस्कार करने वाला। संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा है? तो इसका व्याकरण बहुत पुष्ट है। इतना पुष्ट किसी भाषा का व्याकरण और न ही इतना अधिक साहित्य किसी भाषा में है जितना संस्कृत में है। कोई बता रहा था कि जो अंतरिक्ष में संदेश भेजे जाते हैं उनमें संस्कृत भाषा अधिक उपयुक्त हुई है, अधिक आसान होती है, उपयुक्त है ये। उपयुक्त है। हाँ, सभी भाषाओं से अधिक कंप्यूटर संस्कृत मानी गई है। कंप्यूटर को सबसे जल्दी समझ में आती है भाषा हाँ, संस्कृत। संस्कृत है। बहुत अब देखिए, तो पुम कोकिला क्या है आपका? पुम कोकिला पुम कोकिला। पुम कोकिला है ना। यहाँ देखिए, सूत्र है पुमा खयम परे है ना। अम परक खय पर होने पर जी। हम का किस पर अम में आएगा? अम प्रत्याहार में। हाँ। बोलो अम प्रत्याहार। अ ई ओ रे ली ए ओ आई औ आई नहीं नहीं हाँ, हयवरट लन क्या क्यों बोल रहे हैं? हाँ हया वारा हाँ, ला हाँ। या मंगाना ये मंगन बस हो गया हो गया हो गया मगर या मंगाना राष्ट्र। हाँ नहीं, हमने क्या बोला है आपको? हम अम बोला है। हाँ तो अम प्रत्याहार में ओ आएगा। हाँ अम प्रत्याहार में ओ आएगा ना। जी। अच्छा, अम प्रत्याहार में क्या आया? ओ। ओ और बोलो खय प्रत्याहार में का आएगा? खय बोलो। ख फ आएगा, ख फ छ ठ त त ख छ ट त का। कब ठीक है। ठीक है। तो जब आप पाठ विचार करते हैं तो जब खय आए तो पूरे खय प्रत्याहार में कितने वर्ण है देख लिया करो, इससे अभ्यास अच्छा रहेगा। तो खय में का आया ना जी। खय में क्या आया? का। अम्परक खय का अर्थ होता है अम पर में है जिससे ऐसा खय। अम्परक खय का क्या अर्थ है? जी समझते नहीं कहाँ पर? पर में है। हम बारे में गोगरी है समास जिससे ऐसा यहाँ पुम कोकिला में। नहीं इसमें अम्परक में है गोगरी समास है। अच्छा पुम कोकिला पूछ रहे हैं अम्परक में। अम्पर है जिससे गोगरी समास है ना। जी अम्परः यस्मात् जी हम पर ऐसा सा अम्परः तस्मिन् अम्परे। तो अम्परक खय कौन है? हम पर ख है कौन? ककार अम है आपका ओ जी और आपका खय क्या है? का। क तो अम परक खय किसे कहेंगे? जिस खय से पर में अम है उस खय को क्या कहेंगे? अम परक खय। तो अम परक खय पर होने पर पुम के मकार को क्या होता है? रू। जी अम परक खय पर होने पर पुम के मकार को क्या होता है? रू। वो रू आदेश होता है। तो रू आदेश हो गया ना। जी तो रू देखो यहाँ पर, यहाँ भी ऊ की संज्ञा लोप करने पर क्या रहेगा? रा। ठीक है। जी अनुबंध लोप करने पर रा रहेगा पूरा और कोकिला ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ भी देखेंगे सूत्र वही लगेंगे ऊपर वाले। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा है ना। जी इस रू प्रकरण में रू
प्राप्त कहेंगे ना। रू से पूर्व वर्ण कौन है? उकार। उकार को विकल्प से अनुनासिक होगा। उकार को अनुनासिक होने का मतलब है उकार के स्थान में अनुनासिक उकार। उकार को अनुनासिक होने का क्या अर्थ है? उकार के स्थान में अनुनासिक उकार आदेश। उकार के स्थान में अनुनासिक उकार आदेश है। यात्रा अनुनासिक पुरुषित हुआ स्वर है। चलिए अब क्या होगा? जब ये नहीं लगेगा तो सूत्र क्या लगेगा? अनुनासिकात परोनुसारा। अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण से पर। रू से पूर्व वर्ण कौन है? ऊ से पर अनुस्वार का आगम होगा। रू से पर ऊ से पूर्व वर्ण कौन है? ऊ से पर अनुस्वार का आगम होगा। तो जब पर होगा तो लिखने की रीति में यहाँ जाएगा, है ना? ठीक है, पा ऊ अनुस्वार है ना, अनुस्वार का आगम होगा। अब आप बोले सूत्र कौन लगेगा? बोल। विसर्ग को साव करता है। वो तो हो गया नासिक अनुसार। अब सूत्र कौन लगा? बोलो बोलो बोलो। खर हो रहे हैं पर में सूत्र बोलो जल्दी। खर वसानी और विसर्जनीय। खर पर में क्या है? क है ना? तो खर पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। पू में एक पद है। पू में एक पद है। हाँ, तो पद के अंत में माँ है और यहाँ पद के अंत में क्या हो गया? रेप। पू में एक पद है, पद के अंत में माँ है, यहाँ पद के अंत में हो गया रेप। तो खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र कहता है खर पर होने पर अथवा अवसान पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। तो खर वसानी और विसर्जनीय से यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो पुम कोकिला क्या होगा? कोकिला। कोकिल जानते हैं? कोयल। कोयल जी। काक से उसकी आकृति मिलती है। पुम का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं। पुम कोकिला है ना? कोकिला जी। नर कोकिल, इस मादा कोकिल, नर कोकिल, पुरुष कोकिल, स्त्री कोकिल ना जी। हाँ, कोयल। अब देखिए तो ये हो गया ना। पुल्लिंग का ग्रहण करना चाहिए क्या आचार्य? हाँ, पुम कोकिला मतलब क्या है? पुरुष कोयल। पुरुष कोयल, स्त्री कोयल नहीं लेना है ऐसा। अब देखना नर कोकिल, तो ये देखिए विसर्ग हो गया ना। क्या हो गया यहाँ पर? विसर्ग। हो गया। अब सूत्र बताओ, कोई लग सकता है? विसर्जनीय सा लगा कर देखो। विसर्ग को सा होता है खर पर होने पर। खर में क्या आता है आपका? का आएगा? आएगा। तो विसर्जनीय सा प्राप्त है। वासरी प्राप्त है कि नहीं है? देखो विसर्ग वासरी प्राप्त है? नहीं प्राप्त। सर पर नहीं है। सर पर में नहीं है ना। तो ध्यान देना, विसर्जनीय सा प्राप्त है और विसर्जनीय सा का अपवाद एक दिया है। देखना अगले पेज पर, कुप्पो का पहुंचा मिलेगा आपको। तो ये विसर्जनीय सा का अपवाद है। इसका अर्थ अभी हम बता नहीं रहे हैं। विसर्जनीय सा का अपवाद क्या है? कुप्पो का पहुंचा। और इसका भी कुप्पोआ का पहुंचा का भी इसका भी अपवाद है। संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। इसका क्या अपवाद है? संपूर्ण का नाम। यदि आपको परेशानी लगे तो इतना ध्यान देना, विसर्जनीय सा प्राप्त है और यहाँ पर क्या नहीं प्राप्त है? वासरी। तो विसर्जनीय सा का बाद कर दिया। यदि समझ सकते हैं तो विसर्जनीय सा का बात करके कुप्पो सूत्र आएगा, उसका भी बात करके कौन आएगा? संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा? इसका बात तो नहीं होगा ना? वार्तिक का ना नहीं। संपूर्ण के विसर्ग को क्या हो जाएगा? सकार। तो ऐसा हो जाएगा पुन से कोकिला। पुन से कोकिला। आचार्य जी ये हाँ। सकार किस सूत्र से आया? विसर्जनीय से सहज से तो नहीं आया। संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। इसी वार्तिक से विसर्ग को सकार हुआ है ना। संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। वार्तिक क्या कहता है कि सम की क्या कहता है? सम पुम और कान के विसर्ग के स्थान पे सा कहना चाहिए। तो पुम का विसर्ग है ना जी। संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। वार्तिक कहता है सम पुम और कान के विसर्ग के स्थान पर सा कहना चाहिए। तो यहाँ पर पुम का विसर्ग है ना, तो पुम के विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा। मिला गुरुजी। है ना।
तो संपुंग का नाम सो वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा विसर्ग को सा हो जाएगा, तो दो रूप बन जाएंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि नर कोकिल। कोकिल इस वक्त तो लगता है बोली नहीं हमारे यहाँ, पहले बोलती थी बसंत ऋतु में। इस वक्त नहीं आवाज आई ना? नहीं आई। हाँ आचार्य जी, जहाँ जी जब यहाँ खर बसाने विसर्जनीय से सह कार्य करता है, हाँ सूत्र कार्य कर सकता है, हाँ तो उसको बाद के रेफ को क्यों वार्तिक को क्यों लाना? देखिए विसर्जनीय सा का भी बाद करके कुप्पो सूत्र प्राप्त है आगे। उसका बाद हो रहा है ना। कुप्पो आगे सूत्र आएगा, आप दृष्टि डालो फिर बाद में समझाया जाएगा। कुप्पो हाँ, दिखाई दिया कुप्पो। हाँ, तो विसर्जनीय सा का बाद करके कुप्पो सूत्र यहाँ पर क्या करता है? जीव कुप्पो सूत्र से जिह्वामूली प्राप्त है। जी कुप्पो सूत्र से विसर्ग को जिह्वामूली प्राप्त है। जीवामूल्य प्राप्त हो। हाँ, जी। तो विसर्जनीय सा का बाद करके कुप्पो सूत्र से विसर्ग को जिह्वामूली प्राप्त है। तो कुप्पो सूत्र का भी वाद करके क्या होगा? संपुंग का नाम सो वक्तव्यः इति वार्तिकेण विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः, नर कोकिल, ऐसा इसका अर्थ है। कान का उदाहरण हैं? वो कान का उदाहरण कान का उदाहरण वही आएगा। कुप्पो सूत्र है ना, कांस कान। हमारे गुरुजी इसका कान का उदाहरण तुरंत बता देते थे। हाँ दो आ गए ना उसमें, सम वाला आ गया, पुम वाला आ गया। सम का हो गया, पुम का हो गया। हाँ हाँ, सम का संस्कृत, तो संपुंग का नाम सो वक्तव्य, इसका उदाहरण आपको आगे मिलेगा। पुमा खय्यम परे भी हो गया। जी अच्छा, नश्चर्य अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र और चले। न छवे प्रसान, न छवे प्रसान, हाँ न छवे प्रसान है ना, यहाँ न छवि अप्रसान, क्या न छवि छवि अप्रसान, ठीक है। अप्रशान। हाँ, नह छवि अप्रसान, तो नह षष्ठी एक वचनांत और छवि सप्तमी एक वचनांत, अप्रसान अप्रसान प्रथमा एक वचनांत, ठीक है। नस छवि प्रसान, नस यहाँ सूत्र बोलो कौन सा लगा है? स्तोत्रास्तु। हाँ, स्तोत्रास्तु, ठीक है। हाँ, देखो और अच्छा तरह समझना हो तो यदि ऐसा समझे ना, नह छवि छवे प्रशान, छवि प्रशान। अब देखना खर प्रत्यार में छा आता है कि नहीं आता है? खर में हाँ हाँ आता है ना। घर में आता तो विसर्जनीय सा से पहले विसर्ग को क्या हो जाएगा? शा, क्या हो जाएगा? अब सूत्र क्या लगेगा? अब सूत्र क्या लगेगा? बोलो न, विसर्जन सा से विसर्ग को छा हो गया। हाँ। विसर्ग को छा नहीं, विसर्जन सा से विसर्ग को सकार हो गया। सकार हो गया। खर पर में है, जी। तो अब सूत्र क्या लगेगा यहाँ पे? खर क्यों? नहीं, खर तो नहीं। स्तोत्र लो गया। हाँ, इसको सुनाइसु से इसको इस हो गया है ना जी। न छवे प्रसान। और बताइए यहाँ भी कोई संधि है? न छवे प्रसान, बोलो। छवि प्रशान। ये तो ये संधि है। हाँ, नस छवि अप्रसान, नस छवि अप्रसान। यहाँ पर क्या हुआ है? इको यणच से यण हुआ है ना जी। पहले स्तोष्टु हो गई। हाँ हाँ, सकर तो वो विसर्जनीय सा हुआ, परिस्तोष्टु हुआ, इधर इको यणचि का उदाहरण है, नस छवि अप्रसान। आचार्य, हाँ, सकारादेश किस आचार्य? सकारादेश हम लोगों ने विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सा सूत्र से विसर्ग के स्थान में सकार हुआ। किससे हुआ? विसर्जनीय सह। हाँ, विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्ग को सकार हुआ। हाँ अभी आ रहा है, नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, ये अभी आने वाला है। न शव प्रसान है ना, इसका अर्थ लिख लो, इतना ही करेंगे यार, है ना, हो नहीं पाएगा। इसका अर्थ है अम्परक छव पर होने पर
छवि सप्तमी एकवचन का रूप है। छव ऐसे लिखेंगे। जी अम्परक छव पर होने पर, छव पर होने पर नांत पद को रू होता है। किस पद को आचार्य जी? अम्परक छव पर होने पर नांत पद को रू होता है। अम्परक छव पर होने पर नांत पद को रू होता है, किंतु प्रशांत शब्द, किंतु प्रशांत शब्द को रू ना हो, किंतु प्रशांत शब्द को रू ना हो। ना तो प्रशांत शब्द से है ना, प्रशांत शब्द भी, प्रशांत भी नांत है ना जी। प्रशांत भी कैसा है, नांत है। प्रशांत भी नांत है। तो नांत पद को नहीं, किंतु प्रशांत शब्द को छोड़कर। इसमें त्रिपादी सूत्र बहुत है हल संधि में। हाँ जी। अष्टम अध्याय के तृतीय पाद के सूत्र, इस्तो सुना इस्तु चतुर्थ पाद का सूत्र था। तो हल संधि में जो है त्रिपादी सूत्र ही पढ़े गए हैं। हाँ हाँ आचार्य हल संधि तो त्रिपादी में ही है ना? हाँ, इसमें अच संधि और विसर्ग संधि सपाद सप्ताध्यायी में है। हाँ संधि देखना, तो विसर्ग संधि में भी त्रिपादी दिखाई दे रहे हैं अधिक, और कोई क्या है सपाद सप्ताध्यायी के भी हैं, दोनों है वहाँ। दोनों। हाँ, इसमें तो त्रिपादी ही आए हैं। हल संधि में कोई सपाद सप्ताध्यायी का आया है? देखो जी नहीं आया अभी तक। आदिम तो टकी है ना। आद्यंतो टकितो परिभाषा सूत्र है, उसमें संधि कार्य नहीं किया है। अष्टपाध्याय के हो गए। मतलब संधि कार्य नहीं किया है। संधि कार्य करने वाले वो यहाँ पर त्रिपादी हैं, वो उसका सहयोगी है संधि करने वाले का। परिभाषा सूत्र दूसरे का सहयोग करता है। आज इतना ही। किसी को पूछना है पाठ? नहीं, रिकॉर्ड बंद कर दो, देवेंद्र पंडित से बात करनी है।